गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे YouTube चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आजकल हम हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी सीरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 10 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसका पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ चैप्टर्स को डिस्कस किया था, तो आज फिर हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम जिस चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर दो जो फॉर्मूले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। एक है आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है आपके पास, दो पॉइंट्स हैं P और Q, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपका, किसके इक्वल मिलेगा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला है आपके पास। कई बार एग्जाम में एक नंबर का जो क्वेश्चन है ऐसे पूछा गया आपसे कि राइट डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आपने लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसको यूज कैसे करोगे, यूज करने के लिए आपके पास काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप आज शुरुआत करोगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक पॉइंट है P जो कि x एक्सिस के ऊपर है और उस पॉइंट P की दो पॉइंट्स A और B से डिस्टेंस क्या है, सेम, यानी कि इक्वी डिस्टेंट। ये वर्ड मिलेगा आपको, इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। तो आपने क्या करना है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो काफी आसान क्वेश्चन है। तो सपोज करो आपके पास कोई पॉइंट है P, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, 0। इसका विशेष ध्यान रखना आपने। दो पॉइंट दे रखे हैं A और B, तो जो P पॉइंट है उसकी A के साथ और B के साथ डिस्टेंस क्या है, सेम। तो AP और BD इक्वल, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। दोनों साइड स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, सिंप्लीफिकेशन करोगे, काफी आसान सिंप्लीफिकेशन है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, -7। तो आपको जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने मिल गए आपको, -7 और 0। तो इसी प्रकार के आपके पास काफी आसान क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे। तो उसके बाद और देखिए आपके पास एक और काफी अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर अगेन आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, अब की बार आपको दो पॉइंट्स हैं P और Q, उनके बीच की डिस्टेंस गिवन है। एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, 10 यूनिट। और P के कोऑर्डिनेट कितने गिवन है आपको, 2 और -3। Q के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके पास, 10 और y। तो आपको अब की बार डिस्टेंस गिवन है और आपने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। कोई बात नहीं, सेम यही फॉर्मूला आप यूज करोगे। तो डिस्टेंस कितनी देर की आपको, 10 यूनिट। ये तो इसने देर के डिस्टेंस आप भी निकाल सको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ना। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। यहां से y की वैल्यू निकालने, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन काफी आसान है। क्या करोगे, सबसे पहले स्क्वायर रूट को खत्म करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच गया, 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर कितना आ गया, 64। ये आपके पास a प्लस b का स्क्वायर, फॉर्मूला खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, 100। यहां से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ गया, 73 माइनस के 27। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के दो मेथड हैं आपके पास, एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक है फैक्टराइजेशन मेथड। अगर इजीली फैक्टर बन रहे तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लो और अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी क्योंकि इसके फैक्टर काफी आसानी के साथ बना सकोगे तो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। प्रोडक्ट आनी चाहिए -27 और जोड़ आना चाहिए प्लस का 6। तो दो ऐसे टुकड़े बनाओ जिनकी प्रोडक्ट तो है -27 और जोड़ कितना है आपके पास, 6। तो फैक्टर क्या बनेंगे, +9 और -3। +9 और -3 की जब प्रोडक्ट करोगे -27 और जब जोड़ करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 6। तो फैक्टर यूज करो, प्लस के तो 9 -3। तो यहां से सिंप्लीफाई कर ले, y कॉमन आ जाएगा, यहां से -3 कॉमन आ जाएगा। तो टोटल में से y + 9 कॉमन आ गया। अब दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, या तो ये पार्ट 0 हो जाएगा आपके पास या फिर ये पार्ट 0। यहां से y की वैल्यू आ गई -9, यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3। तो दो आंसर आ गया आपके पास। तो ऐसे आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अगेन काफी आसान क्वेश्चन है आपके पास। उसके बाद एक और क्वेश्चन है डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड। इसके अंदर आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट, अब की बार रिलेशन निकालना है
ये कोई पॉइंट है P। अगेन आपके पास कोई भी दो पॉइंट है A और B। कंडीशन क्या है? इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है आपके पास? इक्वल। ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास 3, 6, बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके पास? -3 और 4। अब जो P पॉइंट है इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, तो आप रिलेशन निकालो x और y के अंदर। अब रिलेशन का मतलब क्या है? रिलेशन का मतलब है इक्वेशन। इक्वेशन ही निकालनी है आपने, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कई बार बच्चे रिलेशन वर्ड को देखकर ना घबरा जाए कि क्या चीज है, कुछ भी नहीं है आपके पास। इक्वेशन निकालो x और y के अंदर। और इक्वेशन निकालने के लिए क्या है आपके पास? सेम वही कंडीशन जो फर्स्ट क्वेश्चन में थी। जो P पॉइंट है वो क्या गिवन है आपको? इक्वी डिस्टेंट। तो P पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है तो यूज कर लो। अगेन AP किसके इक्वल मिलेगा आपको? BP। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो, कितना आ जाएगा? x - 3 का स्क्वायर, y - 6 का स्क्वायर। अगेन x + 3 का स्क्वायर, y - 4 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, सिंप्लीफिकेशन करो। a + b और a - b का स्क्वायर यूज करना है। a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab। अगेन a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab। सिंप्लीफिकेशन करो, x² से x², y² से y², काफी सारे टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद एक साइड कर लो, माइनस का 6x इसको लेफ्ट में ले आओ, प्लस का 8 माइनस का 6 कितना बचेगा? 2x माइनस का 12y। ये आपके पास थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करनी है आपने, y है यहाँ पे, तो देखो दोबारा, माइनस के 6x प्लस के 6x लेफ्ट में लेके आओ, कितना आ जाएगा? -12x। माइनस के 8y है लेफ्ट में आके हो जाएगा प्लस, तो कितना बचेगा? माइनस के 4y। और देखो 9 से 9 कैंसल, 36 बच गया। और यहाँ पे कितना बच गया आपके पास? 16। चाहो तो इसको दूसरी साइड ले जाओ, तो कितना बच जाएगा? 16 - 36 यानी कि माइनस के 20। ये आ गया आपके पास। -4 से सभी को डिवाइड कर दो। सभी को किससे डिवाइड करोगे? -4 से। इसको -4 से डिवाइड करोगे 3x, इसको -4 से डिवाइड करोगे y, और इसको -4 से डिवाइड करोगे y। तो ये आ गया आपके पास रिलेशन किसके बीच में? x और y के बीच में। तो बस यही आंसर है, यहीं पे आपने छोड़ना है इसको। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है रिलेशन के अंदर कि रिलेशन का मतलब क्या है। ठीक है, उसका नेक्स्ट है, उसके बाद देखिए, जैसे आपको पहले बोला गया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर दो ही फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। एक है आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि आपने यूज किया है अभी, उसके बाद है आपके पास सेक्शन फॉर्मूला, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो सेक्शन फॉर्मूला देखिए कैसे काम करेगा आपके पास। सपोज करो P और Q दो पॉइंट है, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर R एक कोई भी थर्ड पॉइंट है, तो जो R पॉइंट है अगर P और Q को इंटरनली m/n में डिवाइड करे तो R के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे? R के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करोगे। m की x2 के साथ प्रोडक्ट प्लस n की x1 के साथ, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने। तो ये मिल जाएगा x कोऑर्डिनेट बाय m प्लस n। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। एग्जाम में डिस्टेंस फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपसे या सेक्शन फॉर्मूला भी। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आप देखोगे तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपके पास। ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है PQ, P के कोऑर्डिनेट है 4 - 1 और Q के कोऑर्डिनेट है -2 और -3। आपने क्या करना है? फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शंस। जो ट्राई सेक्शंस है उसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपने निकालने हैं। तो सबसे पहले तो आपको ट्राई सेक्शन का मतलब पता होना चाहिए। जैसे एक वर्ड है बाइसेक्शन, बाइसेक्शन का मतलब क्या है? डिवीजन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ऐसे ही ट्राई सेक्शन का मतलब है डिवीजन इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो आपने जो पी के लाइन सेगमेंट है इसके 3 इक्वल टुकड़े कर दिए, 1 2 3। अब आपने क्या करना है? आर और एस के कोऑर्डिनेट्स आपने निकालने हैं। अब क्योंकि रेशो आपको गिवन नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा इनडायरेक्ट वे में दे दिया आपको। क्या गिवन कर दिया आपको? कि ट्राई सेक्शन है, इक्वल पार्ट है। अब इक्वल पार्ट है तो जो ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, तीनों लेंथ क्या मिलेंगे आपको? सेम। अब सेम है तो चाहो तो कुछ भी यूज कर सकते हो आप, चाहे 1 1 1 यूज करो, चाहे 2 2 2, चाहे 3 3 3, कुछ भी यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे आसान जो कैलकुलेशन है आपकी वो 1 से ही मिलेगी आपको। तो इसलिए आपने क्या सपोज कर लिया? ये लेंथ है 1 यूनिट, ये लेंथ भी क्या है? 1 यूनिट।
ये लेंथ भी क्या है आपके पास, 1 यूनिट। तो अब आपने क्या करना है, आर और एस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो आप क्या करोगे, 1 बाय 1 पहले आर के कोऑर्डिनेट निकालोगे और उसके बाद क्या करोगे, आप एस के कोऑर्डिनेट निकालोगे। तो आर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, अगर आर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एक बार डायग्राम को दोबारा बना लो। फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, अब आर की बात कर रहे हो तो एस को भूल जाओ आप, एक बार दोबारा लिखो इसको। ये मान लो पॉइंट पी है, ये पॉइंट है आपके पास क्यू, पी के कोऑर्डिनेट है 4 - 1, क्यू के कोऑर्डिनेट है -2 और -3। अब आर की अगर आप बात करें तो एस को छोड़ दो, आप एस को छोड़ो, अब आर को यूज करना है सिर्फ। तो ये कितना यूनिट है, 1 यूनिट। ये टोटल देखो 1 यूनिट, ये 1 ये, तो टोटल कितना आ गया आपके पास, 2 यूनिट। अब आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे और आर के कोऑर्डिनेट लिख दोगे। तो आर के कोऑर्डिनेट पे जाने, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसकी इसके साथ प्रोडक्ट -2 प्लस 2 की 4 के साथ प्रोडक्ट 8 बाय इन दोनों का जोड़, सेम इसकी इसके साथ प्रोडक्ट -3 प्लस 2 की -1 के साथ प्रोडक्ट कितनी आ गई आपके पास, -2 और नीचे 1 + 2। तो क्या मिल गया आपको, ये -2 + 8 6/3 यानी कि 2, और ये कितना बच गया आपके पास, -5/3। ये तो आ गया आपके पास आर के कोऑर्डिनेट। बिल्कुल सिमिलरली क्या करोगे आप, अगर एस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आर को छोड़ दो आप। तो सिमिलरली बिल्कुल सेम रिवीजन है आपके पास, कुछ भी नई चीज नहीं है। ये मान लिया पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट, ये है आपके पास क्यू पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट। अब एस के निकालने हैं तो आर को छोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2:1। तो सिमिलरली एस के कोऑर्डिनेट लिखोगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस क्या आ जाएगा, इसकी इसके साथ प्रोडक्ट -4, इसकी इसके साथ प्रोडक्ट +4 बाय इसकी इसके साथ प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -6 इसकी इसके साथ -1 बाय, ये देखो -4 + 4 0 बाय समथिंग 0, और ये -7/3। तो ये आ गया आपके पास आर और एस के कोऑर्डिनेट। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे हमने 3 पार्ट किए थे, एक क्वेश्चन और है, उसमें 4 इक्वल टुकड़े करने हैं। तो अगर 4 इक्वल टुकड़े करने हैं तो आप क्या करोगे, फिर अगेन 1:1 रेशो मानेगा ना, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि जो 4 इक्वल पार्ट वाला क्वेश्चन है वहां पे आप मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि काफी आसान है और सेक्शन फॉर्मूले का ही एक शॉर्ट फॉर्म या एक पर्टिकुलर केस है आपके पास, तो वहां पे आप मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके भी क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ट्राई सेक्शन, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपने इसको तैयार करना है। उसके बाद एक और देखो, सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड काफी अच्छा क्वेश्चन एक और है आपके पास, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो वो क्या है आपके पास, क्या करना है आपने, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। आपको क्या दे रखा है, एक लाइन सेगमेंट है कोई भी, ये मान लिया कोई भी लाइन सेगमेंट है, कुछ भी मान लिया ए बी। क्वेश्चन अगेन काफी आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ए के कोऑर्डिनेट दे दिए 5 और -6, बी के कोऑर्डिनेट कुछ भी है आपके पास -1 और -4। अब क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जिसके अंदर ये जो लाइन सेगमेंट है किसके द्वारा डिवाइडेड है, ये वाई एक्सिस के द्वारा। ये कोई लाइन सेगमेंट है, ये मान लिया वाई एक्सिस है, ये क्या है आपके पास, वाई एक्सिस होगी, ये क्या होगी, वाई एक्सिस। अब ये क्वेश्चन है कि वाई एक्सिस के द्वारा इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार आपने क्या करना है, रेशो फाइंड आउट करना है, और साथ में इस पॉइंट के ऊपर कट करिए वाई एक्सिस को, इसका नाम कुछ भी पॉइंट रख लो आर। तो 2 काम करने हैं आपने, एक तो ये बताना है कि जो आर पॉइंट है वो ए और बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। दूसरा आपने ये बताना है कि आर के कोऑर्डिनेट क्या है। एक तो रेशो निकालना है और एक आर के कोऑर्डिनेट। तो जिस भी क्वेश्चन में आपने रेशो फाइंड आउट करना है तो सबसे आसान काम है रेशो। वैसे चाहो तो आप m/n भी सपोज कर सकते हो, लेकिन m/n अगर सपोज करोगे उससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, काफी लंबा चला जाएगा। तो m/n की बजाय आप क्या सपोज करोगे, आप सपोज करोगे रेशो क्या है आपके पास, k/1। हमेशा k/1 मानोगे, वैसे m/n भी मान सकते हो। अब एक तो आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साथ में r पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए आप क्या करोगे,
क्योंकि आर पॉइंट कहां पे है, वाई एक्सिस के ऊपर, और जब भी आप वाई एक्सिस की बात करोगे, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आर पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर भी है, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट की जगह आपका 0, वाई कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करना है बस। अब ये डायग्राम बनने के बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है आपके पास। तो बार बार आपको बोला जाओ, मैथमेटिक्स में अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपने डायग्राम बना दिया, क्वेश्चन खत्म है। तो हमेशा फोकस आपने डायग्राम के ऊपर करना है, अदरवाइज अगर आप थ्योरेटिकल चीजें देखते रहोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। तो कोशिश करो डायग्राम बनाकर ना इजली क्वेश्चन को सोल्व करने की। अब देखो आप के की वैल्यू निकालनी है, कोई नहीं, आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करो। ए के कोऑर्डिनेट है, बी के कोऑर्डिनेट है, आपके पास रेशो है अब की बार K:1, तो आप खुद लिखो आर के कोऑर्डिनेट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। अब आप निकालोगे आर के कोऑर्डिनेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी इसके साथ, माइनस के इसकी इसके साथ, प्लस 5/K:1, इसकी इसके साथ -4K, इसकी इसके साथ -6/K+1। ये आगे आर के कोऑर्डिनेट्स, ये आपने निकाले आर के कोऑर्डिनेट, ये आपने माने थे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो ये भी आर के कोऑर्डिनेट, ये भी आर के कोऑर्डिनेट, तो दोनों यहां से क्या मिलेंगे आपको, इक्वल। कंपेयर करो, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल, तो यहां से क्या आ गया, -K + 5/K+1 किसके इक्वल हो गया, 0 इक्वल। दूसरी साइड जाएगा तो जगह आपके पास ये 0, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5। K की वैल्यू 5 यूज करो, तो रेशो कितना आ गया, 5:1। सो एक तो रेशो निकालना, सो रिक्वायर्ड रेशो इज क्या हो जाएगा, 5:1। एक काम तो ये था, लेकिन एक चीज और फाइंड आउट करनी है, वो क्या है आपके पास, आपने आर के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। अब आर का एक कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, के की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे आप, के की वैल्यू 5 पुट करो यहाँ पे। सो आर के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या मिलेंगे, 5 पुट करोगे, -5 + 5 0/समथिंग 0। यहां पे 5 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, -K 20 और -6, -K तो 26/5 + 1, 5 + 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 6। तो ये आपके पास आएगा 0, और ये देखो कैलकुलेशन चेक कर लियो आप, -26/6। चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। एक है कोड स्टार्ट तो नहीं किया। उसके बाद देखिए आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर क्या है, आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, और इसकी चारों वर्टेक्स गिवन है, A है 1 2, B की वैल्यू है, C की वैल्यू, D की वैल्यू, जिसमें आपके पास x और y दो अननोन है। तो आपने क्या करना है, x और y के कोऑर्डिनेट्स आपने निकालने हैं। तो x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो पैरेललोग्राम है उसका कंसेप्ट आप यूज करोगे। पैरेललोग्राम क्या है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स क्या है आपके पास, पैरेलल, उसको क्या बोलोगे आप, पैरेललोग्राम। लेकिन इसकी कुछ और भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं। अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट एंगल भी इक्वल है, अपोजिट एंगल भी पैरेलल है। और एक इनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो पैरेललोग्राम उसके जो डायगोनल्स है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट। तो हम इसी कंडीशन का यूज करके ना एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देंगे। तो सबसे पहले ये लाइन लिखोगे, सिंस डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, क्योंकि जो इसके आपके पास डायगोनल है पैरेललोग्राम के, क्या करेंगे, वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट। बस इस कंसेप्ट का आप यूज करोगे। तो यहाँ पे देखो, जो O है वो AC का भी मिड पॉइंट है, और जो O है वो BD का भी क्या है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है, जो सेक्शन फॉर्मूला था वहीं से निकल के आया आपके लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला, P और Q अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं तो उसका मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये आपके पास जो सेक्शन फॉर्मूला है उसी का एक पर्टिकुलर केस है, याद रखना है आपने। तो अब मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके ना एक बार तो AC डायगोनल का यूज करके ना O के कोऑर्डिनेट लिखोगे, एक बार B और D डायगोनल का यूज करके ना आपने O के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो लिखो, देखो, फ्रॉम AC का यूज करो, कोऑर्डिनेट्स
ऑफ ओ के कोऑर्डिनेट AC का यूज करके ना, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो, कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाय 2 और 2 प्लस 6 बाय 2, ये आगे O के कोऑर्डिनेट AC से बिल्कुल सेम फ्रॉम BD कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। अब BD का यूज करोगे तो कितना आ जाएगा ये 4 प्लस 3 बाय 2 और y प्लस 5 बाय 2। अब देखो ये भी O के कोऑर्डिनेट, ये भी O के कोऑर्डिनेट, सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहीं से निकालो हमेशा क्या मिलेंगे आपको इक्वल। तो यहां से जो x कोऑर्डिनेट है x के इक्वल, y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल मिलेगा आपको y के इक्वल। तो कितना आ गया 1 प्लस एक्स बाय 2 किसके इक्वल आ गया 7 बाय 2 के इक्वल, और 8 बाय 2 किसके इक्वल y प्लस 5 बाय 2। सिंप्लीफिकेशन करो, 2 से 2 कैंसल, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6, अगेन 2 से 2 कैंसल, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। आपने x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। उसके बाद एक और काफी आसान सा टॉपिक है आपके पास प्रोबेबिलिटी। अब हम कुछ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले एक सिंपल सा नोटेशन है, ये नोटेशन ये बार बार आप यूज करोगे, PA इसको रीड कैसे करोगे, PA का मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, रीड ऐसे करना है। लेकिन एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि बार बार इतना बड़ा लिखोगे, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म आपने यूज करनी है PA। अब सबसे पहले तो हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा प्रोबेबिलिटी से एक या दो ऑब्जेक्टिव, कोई भी एग्जाम है चाहे हाफ ईयरली है, चाहे आपका SAT है या फाइनल एग्जाम है या प्री बोर्ड है, हर एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देंगे। तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं, 4-5 रिजल्ट्स हैं आपके पास, वो आपके याद होने चाहिए। जैसे सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, क्या मिलेगी आपको 0 और 1। कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में मिलेगी, यानी कि या तो 0 से बड़ी या उसके इक्वल, और 1 के इक्वल या उससे छोटी। 0 और 1 के बीच में मिलेगी आपको प्रोबेबिलिटी। दो एक्सट्रीम केस हैं, एक तो जब प्रोबेबिलिटी 0 है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A अगर 0 होगी तो ये एक स्पेशल केस है। किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी 0 होगी देन A इज इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी 0 का मतलब क्या है, इवेंट्स क्या हो जाएगी आपके पास इम्पॉसिबल, मतलब वो काम पॉसिबल है नहीं आपके पास। और अगर दूसरा एक्सट्रीम केस है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A अगर 1 हो जाए 1, तो उस केस में देन A इज श्योर, या फिर एक दूसरा नाम है सर्टेन इवेंट। दो एक्सट्रीम केस है आपके पास 0 और 1। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो उस इवेंट का नाम है इम्पॉसिबल। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 0, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 1, या उल्टा पूछ लेगा कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसका नाम बताओ इम्पॉसिबल, 1 है तो उसका नाम बताओ श्योर और सर्टेन। तो 3 तो ये बन गए ऑब्जेक्टिव। एक आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A किसके इक्वल मिलेगी हमेशा 1। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके पास प्रोबेबिलिटी के लिए। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A किसके इक्वल मिलेगी आपको 1 के इक्वल। तो ये कुछ छोटे छोटे आपके पास रिजल्ट्स हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। और एक और फिफ्थ रिजल्ट, 5 रिजल्ट हैं आपके पास। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं, सारे पार्ट यही हैं आपके पास। तो इन्हीं में से एक या दो पार्ट फाइनल एग्जाम में आपको जरूर दिखाई देगा प्रोबेबिलिटी का। तो एक जो लास्ट पार्ट है उसका क्या है, उसके अंदर क्या है आपके पास कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज हैं उनका सम कितना मिलेगा आपको 1। ये आपने ध्यान रखना है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज ऑलवेज 1। सभी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा क्या मिलेगा आपको 1। तो ये तो है आपके पास प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बार बार आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी निकालोगे कैसे, प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स।
और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं FO, मतलब फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम्स। तो अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आप डिस्कस करोगे। क्वेश्चन काफी आसान है आपके पास। तो मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे इसके अंदर। एक तो है डाई से रिलेटेड क्वेश्चन। डाई जैसे आपने लूडो वगैरह गेम खेले हैं, उसके अंदर आपने डाई को फेंका है, तो उसकी डाई की कितनी फेसेस हैं? 6 नंबर्स के लिखे हुए 1 2 3 4 5 6। एक तो डाई से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक आपके पास बॉल से रिलेटेड, बैग है उसके अंदर गेंद है, आपने कुछ गेंद डालनी है निकालनी है, एक उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे ज्यादातर। एक आपके पास आपको क्वेश्चन मिलेंगे कार्ड से रिलेटेड, जो प्लेइंग कार्ड्स आपने देखे हैं उनसे रिलेटेड। और एक आपके पास क्वेश्चन आपको क्वाइन से रिलेटेड मिलेंगे, क्वाइंस। तो ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार दिखाई देंगे, तो उन्हीं को आप डिस्कस करोगे यहाँ पे। सबसे पहले हम डाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन उसको डिस्कस करांगे। तो देखो क्या है आपके पास, आपने एक डाई को फेंक दिया, तो टोटल आउटकम्स क्या मिलेंगे आपको? जैसे आप डाई को फेंकोगे तो टोटल आउटकम्स क्या मिलेंगे? या तो आपको डाई के ऊपर फेंकने से 1 आएगा, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। तो टोटल आउटकम्स क्या मिलेंगे आपको? 1 2 3 4 5 6। ये तो है टोटल आउटकम। कितने आ गए आपके पास? 6। फिर आपने निकालना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? डाई को फेंक दिया, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 3 पार्ट हैं। एक बार तो प्राइम नंबर की, फर्स्ट पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे? प्राइम नंबर्स की। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, आपने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा है। प्राइम नंबर कौन से हुए? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिवाइजर हैं, उनको क्या बोलोगे आप? प्राइम नंबर। और जिसके 2 से ज्यादा डिवाइजर है उनको क्या बोलोगे आप? कंपोजिट नंबर। अब जैसे 1 से 6 तक नंबर हैं, आपके पास प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? अपना प्राइम नंबर। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या मिलेंगे आपको? प्राइम नंबर। और टोटल आउटकम्स ये हो गया आपके पास 6। तो पहले तो फॉर्मूला लिखोगे, क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। अब टोटल आउटकम तो 6 हैं। टोटल आउटकम कितने हैं आपके पास? 6। अब प्राइम के फेवरेबल आउटकम कितने हैं? भाई इनमें से कितने ऐसे नंबर है जो कि प्राइम नंबर हैं? अभी हमने बताया प्राइम नंबर का मतलब क्या है? जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिवाइजर हैं। तो इनमें से प्राइम नंबर आपने ढूंढना है। तो प्राइम नंबर कौन से मिलेंगे? एक तो 2, एक 3 और एक 5। ये 3 है प्राइम नंबर, 2 3 5। यहां पे एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, बच्चे गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती। बच्चे दिमाग में क्या लगाओगे कि प्राइम नंबर 1 3 5 है। हालांकि अगर आप 1 3 5 भी यूज करोगे यहां पे तो आप बच के निकल जाओगे, क्वेश्चन आपका फिर भी ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन का इसका मतलब पता नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला प्राइम नंबर का मतलब क्या है? जिसके सिर्फ 2 ही डिवाइजर हैं। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवाइजर है। और प्राइम होने के लिए कितने डिवाइजर दिए आपने? 2। और कंपोजिट होने के लिए 2 से ज्यादा। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही तो प्राइम है और ना ही आपके पास कंपोजिट है। 1 ना प्राइम में काउंट करना, ना ही कंपोजिट में। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 2 से। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है आपके पास? 2। और 2 एक इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है। बाकी जितने प्राइम नंबर है आपको क्या मिलेंगे? ओड। तो ये प्राइम और कंपोजिट नंबर की चीजें आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होगी। तो प्राइम नंबर कौन से? एक तो 2, एक 3 और एक 5। तो प्राइम के फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3। टोटल आउटकम 6। आंसर क्या आ गया? 1/2। एक तो ये पार्ट था। दूसरा पार्ट बिल्कुल आसान है इसमें। उसमें क्या करना है? नंबर बिटवीन, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में क्या है आपके पास? एक तो 3 है, एक 4 है और एक 5। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3। टोटल आउटकम कितने हो गए? 6। फॉर्मूला जरूर लिखना, आपने ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन में एक बार लिख दो काफी है, बार बार लिख दो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आ गया आपके पास। अगेन इसका आंसर भी कितना आ जाएगा आपके पास? 1/2। और एक लास्ट पार्ट है आपके पास, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे आप? थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालोगे ओड नंबर की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। अब ओड नंबर क्या क्या है? 1 3 5।
तो अगेन फेवरेबल आउटकम 3, टोटल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपके पास 1/2। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड काफी अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद देखो एक और आपके पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उसके बाद देखिए एक और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, जिसके अंदर आप कार्ड्स के बारे में डिस्कशन करोगे। कार्ड्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो बच्चे कार्ड्स खेलते हैं उनको सब पता है, लेकिन जो बच्चे नहीं खेलते उनके लिए भी एक नॉर्मल सा एक चार्ट तैयार किया गया है कार्ड्स का। ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप इजिली कार्ड से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो आपके पास टोटल कितने कार्ड्स हैं 52। तो 52 कार्ड्स को आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्पैड, क्लब, डायमंड, हार्ट। 13 13 13 13 टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे आपके पास 52। अब इन कार्ड्स को स्पैड के अंदर क्या है, जो 13 कार्ड्स हैं उनके स्पेशल नाम है। सबसे जो फर्स्ट कार्ड है उसको एस या इक्का भी बोलते हैं, यहाँ पे एस हिंदी में इक्का है आपके पास। फिर 2 3 अप टू 10 ये इतने ज्यादा यूजफुल कार्ड्स नहीं है, 2 से 10 तक वाले कार्ड। उसके बाद है जैक, क्वीन, किंग। तो इस तरीके से आपने 13 कार्ड का डिवीजन कर दिया। सेम आपने क्लब, डायमंड और हार्ट में भी ऐसे ही आपने डिवीजन कर दिया कार्ड्स का। अब जो जैक, क्वीन और किंग है ये है आपके पास फेस कार्ड। तो 3 6 9 12 टोटल आपके पास 12 फेस कार्ड है, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। फेस कार्ड के ऊपर, एस के ऊपर, किंग के ऊपर, क्वीन के ऊपर। दूसरा आपके पास एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्पैड और क्लब है इनका कलर, जब कार्ड्स का कलर देखो कैसे मिलेगा आपको, ब्लैक। और जो आपके पास डायमंड और हार्ट है उनका कलर क्या मिलेगा आपको, रेड। तो अब इस इंफॉर्मेशन के साथ आप क्वेश्चन देखोगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, काफी आसान। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, आपने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग। देखो टोटल किंग कितने हैं, 1 2 3 4, लेकिन रेड उठाने हैं। रेड में कितने किंग है, 2। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे आपके पास, फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 2। और टोटल आउटकम, टोटल कार्ड कितने आपके पास 52। तो फॉर्मूला तो एक ही है प्रोबेबिलिटी में, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो रेड किंग है 2, टोटल आउटकम कितना है 52। सिंप्लीफाई करना है तो आगे सिंप्लीफाई कर सको, यहाँ तक भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपका ठीक है। उसके बाद फेस कार्ड। अब टोटल फेस कार्ड जैसे यहाँ पे आप चार्ट के अंदर देख लो, 3 6 9 12 फेस के फेवरेबल आउटकम कितने हुए 12, टोटल आउटकम कितने हुए 52। कैंसिल आपने खुद करना है। उसके बाद रेड फेस कार्ड, टोटल तो है आपके पास 12, लेकिन रेड में फेस कार्ड कितने हैं, सिर्फ 6। तो कितना आ जाएगा 6/52। उसके बाद जैक ऑफ हार्ट, टोटल है आपके पास 4 जैक, लेकिन हार्ट में देखो, हार्ट में कितने जैक हैं, सिर्फ 1। तो फेवरेबल आउटकम कितना आ गया 1/52। उसके बाद स्पैड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल स्पैड कितनी है आपके पास 13, स्पैड कितनी है आपके पास 13। तो फेवरेबल आउटकम 13, टोटल आउटकम 52। और लास्ट है क्वीन, कहा डायमंड में। टोटल क्वीन अगेन आपके पास 4 हैं, लेकिन डायमंड में सिर्फ एक ही क्वीन है। तो बिल्कुल सेम हो गया जैसे वो जैक वाला क्वेश्चन था। तो ये देखो, जिस बच्चे के सामने चार्ट क्लियर है उसको क्वेश्चन में कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी काफी आसान चैप्टर है, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। और नॉर्मल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कार्ड से रिलेटेड। उसके बाद एक और है प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन आपके पास, जिसके अंदर आपके पास डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव टाइप की चीजें आपने डिस्कस करनी है। तो आपके पास सपोज करो एक बैग है, उसमें कुछ डिफेक्टिव आइटम है और कुछ गुड वंस हैं। मान लिया आपके पास 12 तो डिफेक्टिव आइटम है और 132 क्या है, गुड वंस, अच्छे आइटम है। तो एक बैग है जिसमें 12 तो डिफेक्टिव आइटम रखे हैं और 132 क्या है, गुड वंस। तो आपने क्या करना है, एक उसमें से एक आइटम निकालना है, कुछ भी पेन लगा लो या कुछ भी लगाओ। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव की। तो फर्स्ट पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे आप, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वही है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप रिप्रेजेंट करोगे ताकि चीजें क्लियर हो जाए। डिफेक्टिव थे 12, गुड वंस थे 132, तो टोटल कितने हो गए आपके पास 144। फेवरेबल आउटकम डिफेक्टिव की निकालनी है, डिफेक्टिव 12 और डिफेक्टिव कितने हो गए आपके पास 12। और टोटल आउटकम, टोटल इन दोनों का जोड़ कर दो 144। कैलकुलेशन आपने खुद करनी, कर दोगे।
तो ये था डिफेक्टिव। कई बार ऐसे आ जाए नॉट डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी किसकी, नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं लेने, फेवरेबल आउटकम में ये नहीं उठाने आपने। तो उस केस में फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 132, और टोटल आउटकम तो सेम रहेंगे आपके पास। तो डिफेक्टिव की ऐसे निकालोगे, नॉट डिफेक्टिव ये नहीं होने चाहिए, तो फेवरेबल ये बच गए। ऐसे आपने क्वेश्चन निकालना है। तो ये थे आपके पास प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, काफी सिंपल चैप्टर है। उसके बाद आप देखोगे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड 3 काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जिसमें आप मीन, मीडियन, मोड के बारे में डिस्कशन करोगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक में आप 3 चीजों के बारे में पढ़ोगे, मीन, मीडियन, मोड। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मीन के साथ। अब मीन को निकालने के वैसे तो आपके पास 3 तरीके हैं। एक है ये है डायरेक्ट मेथड, ये आपने लोअर क्लासेस में यूज किया है। दूसरा है आपके पास ये एज्यूम्ड मीन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समीशन एफ आई, याद होना चाहिए फॉर्मूला। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई बाई समीशन एफ आई, जिसमें ए का मतलब क्या है आपके पास एज्यूम्ड मीन। डी आई कैसे निकालोगे आप, एक्स आई माइनस ए, और एक्स आई क्या है आपके पास, क्लास मार्क। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेथड है और सबसे सिंपल जो मेथड है वो है आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई बाई समीशन एफ आई इंटू एच। वैसे तो 3 मेथड हैं, तीनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो एग्जाम में, तीनों से आंसर आएगा आपका सेम। लेकिन अगर उसने आपको मेंशन कर दिया कि एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करो तो एज्यूम्ड मीन ही यूज करना है। अगर उसने बोल दिया स्टेप डेविएशन यूज करो तो स्टेप डेविएशन ही यूज करना है। अगर कुछ भी नहीं बोला तो आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे आसान, इनमें सबसे आसान जो मेथड है यूज करने के लिए वो है आपके पास स्टेप डेविएशन। तो हमेशा कोशिश करो स्टेप डेविएशन मेथड यूज करने की, क्योंकि उसमें जो आपकी कैलकुलेशन है वो सबसे आसान मिलेगी आपको। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हम स्टेप डेविएशन का ही यूज करेंगे, आप चाहो तो बाकी मेथड भी यूज कर सकते हो। तो एग्जाम के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीन से रिलेटेड, तो वो देखिए आपके पास क्या है क्वेश्चन। आपको एक क्लास इंटरवल दे रखा है 11 से 13, 13 से 15 अप टू सो ऑन, और फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी है। साथ में अब की बार आपको मीन दे रखा है, तो आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ को आपने निकालना है। तो देखो मीन इसने दे दिया 18, ये तो ठीक है इसने दे दिया। अब आप भी निकालोगे, आपके पास 3 तरीके हैं निकालने के, 3 में से कोई एक तरीका यूज करो, वहां से मीन निकालो, उसको 18 के बराबर पुट कर दो, एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो काम तो मीन निकालने का ही है, उसके बाद कैलकुलेशन आपने करनी है थोड़ी सी। तो जैसे हमने पहले बताया कि आप स्टेप डेविएशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है आपने, सबसे आसान कैलकुलेशन मिलेगी यहां से, तो इसी मेथड को आप यूज करांगे। तो क्या है स्टेप डेविएशन के अंदर, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स आई निकालना है। एक्स आई कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड करो, क्लास मार्क्स बोला आप इसने, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये आ गया आपके पास एक्स आई की वैल्यूज। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करने के लिए मीन फॉर्मूला लिखोगे सबसे पहले, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई बाई समीशन एफ आई इंटू एच। तो ये सारी चीजें निकालोगे, फ्रीक्वेंसीज हैं आपके पास दे रखी हैं। एक तो ए निकालना है। अब ए कैसे निकालोगे, ए का नाम है एज्यूम मीन, ये आपने अपनी तरफ से एज्यूम करना है। वैसे तो आप कुछ भी एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक्स आई का यूज करके ना ए को एज्यूम करोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इन्हीं में से एक वैल्यू को आपने ए एज्यूम करना है। अब किस वैल्यू का एज्यूम करोगे, जो इनमें सबसे बीच की वैल्यू है, जो सबसे बीच की वैल्यू है उसको आपने क्या एज्यूम करना है, ए। तो देखो टोटल ऑब्जर्वेशन है आपके पास 7, 3 ऊपर छोड़ दो 3 नीचे, तो जो बीच की वैल्यू है 18, इसको क्या मानोगे आप, एज्यूम मीन। ए की वैल्यू कितनी मान लिया आपने, 18, आपने खुद माननी है, कुछ भी सपोज कर सकते हो आप इसको, ठीक है। लेकिन सबसे आसान जब आप बीच की वैल्यू एज्यूम करोगे तब मिलेगा, ए का पता लग गया। अब अगर यू आई निकालना है, वैसे तो फॉर्मूला है आपके पास यू आई का, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, एक्स आई माइनस ए बाई एच डी आई माइनस ए बाई एच। वैसे तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास यूनिफॉर्म इंटरवल है, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है, सेम, तो आपको यू आई निकालने के लिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो यू आई कैसे मिलेगा, जो आपने एज्यूम किया था मीन, जिस मीन को एज्यूम किया था उसके सामने तो लिख दिया 0,
और उससे नीचे 1 से स्टार्ट करोगे, 1 2 3, 1 2 3 चलोगे नीचे, ऊपर कैसे जाओगे, -1 -2 -3। आप फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखियो इंटरवल क्या होने चाहिए, यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो वो फॉर्मूला आप यूज कर लेना, ठीक है। और जो एज्यूम किया है मीन, उसके सामने 0, नीचे +1 2 3, ऊपर -1 -2 -3। कई बार बच्चे उल्टा कर दें, यहाँ पे कर दें 3 2 1, गलत हो जाएगा वो, ऐसे नहीं करना। 0 के बाद क्या होगा, 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे चलना है। ऊपर जाओगे -1 -2 -3। यूआई की वैल्यू मिल गई, ठीक है, ए का पता लग गया, यूआई का पता लग गया। अब एफ आई और यूआई की क्या करनी है आपने, प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट एफ आई और यू आई की प्रोडक्ट करो, इनकी प्रोडक्ट -21 -12 -9 0 F 10 और 12। समीशन इनका जोड़ भी करना है आपने, करो इनका जोड़, तो कितना आ जाएगा, देखो प्लस के तो 22, माइनस के 21, 1 बच गया, 1 कितना बच गया, माइनस के 11 और -9, ये बच गया F माइनस 20, ये आ गया एफ आई यू आई का जोड़। एच लेंथ ऑफ इंटरवल, इंटरवल की लेंथ देखो 11 से 13, 13 से 15, तो गैप कितने का है, लेंथ निकालनी है तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दियो, तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2। तो ए का पता लग गया, एच का पता लग गया, एफ आई यू आई का जोड़ पता लग गया। सभी फ्रीक्वेंसीज का जोड़, इन सभी का जोड़ कर दो, जोड़ करो कितना आ जाए, देखो 7 13 22 35 40 44, तो फ्रीक्वेंसीज का जोड़ भी मिल गया। अब इस फॉर्मूले में यूज करो चीजों को, मीन 18 दे रखा है, स्टेटमेंट में दे रखा है मीन इसने 18। ए एज्यूम्ड मीन जो आपने निकाला था वो भी कितना माइनस आपने 18, कुछ भी मान सकते हो आप, प्लस एफ आई यू आई का जोड़, एफ आई यू आई का जोड़ कितना आया है आपके पास, एफ माइनस 20 बाय एफ आई फ्रीक्वेंसीज का जोड़ कितना है, 44 प्लस एफ इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। अब यहां से आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये 18 लेफ्ट में एक्टिव जगह माइनस का, 18 माइनस 18, और ये कितना बच गया, f माइनस 20 बाई 44 प्लस एफ इंटू 2, 18 माइनस 18 0, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पे डिवीजन में है, लेफ्ट में एक्टिव हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, और 0 इंटू समथिंग 0, तो ये बच जाएगा आपके पास। अगेन 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, लेफ्ट में एक्टिव जगह डिवाइड में, 0 बाई समथिंग 0, तो ये मिलेगा आपको f माइनस 20, किसके इक्वल आ गया, 0 इक्वल। आपने तो f की वैल्यू निकालनी है, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 20। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो मीन निकालने के 3 फॉर्मूले हैं, 3 में से कोई भी एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्ट मेथड का भी यूज कर सकते हो, स्टेप डेविएशन का भी, या एज्यूम्ड मीन का भी। लेकिन जो सबसे अच्छा मेथड है, जो अगर डायरेक्ट आप हमेशा यूज करोगे तो कई बार डेसिमल्स के अंदर जो कैलकुलेशन आवानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अभी के लिए तो आपको लगेगा कि हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो क्वेश्चन आसानी के साथ हो जाएगा, लेकिन हमने इसके साथ साथ एक तो काफी अच्छा क्वेश्चन कवर कर दिया मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, और साथ में मेथड को भी काफी अच्छा कवर कर दिया आपने, स्टेप डेविएशन। मेथड कोई भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे आसान कैलकुलेशन आपको इसी मेथड के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके पास मीन से रिलेटेड काफी अच्छा क्वेश्चन था आपके पास। उसके बाद जैसे हमने पहले बोला था कि 3 आर्टिकल हैं आपके पास इस चैप्टर के अंदर, एक है मीन, एक मोड है और एक मीडियन। अब एक मोड से रिलेटेड और क्वेश्चन देख लो। अब मोड से रिलेटेड अगर आपने क्वेश्चन करना है, सबसे पहले तो आपको मोड का फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। अब मोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, मोड किसके इक्वल मिलेगा आपको, मोड फॉर्मूला याद होना चाहिए, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये तो है मोड का फॉर्मूला। अब फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे आपने, एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछ ले कि आप मोड का फॉर्मूला लिखो, या आप मीन का फॉर्मूला लिखो, या आप मीडियन का फॉर्मूला लिखो, तो फॉर्मूले तो आपने याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो चीजें हैं वो देखो, एच का मतलब सेम है लेंथ ऑफ इंटरवल, एल का पता होना चाहिए, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास।
अब ये मॉडल क्लास वर्ड आ गया इसमें, ये आपके पास अभी जब आप क्वेश्चन डिस्कस करोगे इसके अंदर आपको बता देंगे मॉडल क्लास का मतलब क्या है। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 1 से पहले क्या आ गया 0, 1 है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो F0 की जगह मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। और F2 क्या है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 1 के बाद में क्या हुआ 2, तो जो आपके पास मॉडल क्लास उसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। तो इनके मतलब आपको पता होना चाहिए। H का मतलब है लेंथ ऑफ इंटरवल। तीनों में अगर मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है तो सबसे आसान क्वेश्चन मोड का ही मिलेगा आपको। बस आपको एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए और दूसरा आपको इनके मतलब पता होना चाहिए कि L का मतलब क्या है, F1, F0, F2 और H का मतलब क्या है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके पास मोड, जिसके अंदर आपने निकालना है। तो आपको क्या है, एक क्लास इंटरवल दे रखा है, कुछ फ्रीक्वेंसी दे रखी है और डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करके ना मोड निकाल दोगे। तो देखो क्या है आपके पास, कुछ भी है क्लास इंटरवल 3000 से 4000, फिर 4000 से 5000 तक, 5000 से आपके पास 6000, 6000 से आपके पास क्या है 7000, 7000 से आपके पास क्या है 8000, 8000 से आपके पास इंटरवल है 9000, 9000 से आपके पास इंटरवल क्या है 10000 और 10000 से आपके पास इंटरवल कहां तक है 11000 तक। ये है आपके पास इंटरवल्स। कुछ फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी हैं। फ्रीक्वेंसी देखो क्या है 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1। तो ये है आपके पास फ्रीक्वेंसीज। आपने क्या करना है, मोड निकालना है। सबसे पहले लिखोगे फॉर्मूला, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन गलत है, कैलकुलेशन भी गलत है, तो फॉर्मूला के अलग से मार्क्स आपको मिलेंगे। एग्जाम में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया, फॉर्मूला लिख दिया आपने, तो 1 से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, चाहे आपका क्वेश्चन गलत भी हो। इसलिए फॉर्मूला के ऊपर आपने हमेशा फोकस करना है जब भी आप कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो। उसके बाद देखो, अब फॉर्मूला का पता है, अब इस फॉर्मूले में मॉडल क्लास इंपॉर्टेंट है। मॉडल क्लास कैसे निकालोगे? मॉडल क्लास का मतलब है वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जैसे इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 4, इसकी है 18, इसकी 9, इसकी 7। तो हर एक क्लास की फ्रीक्वेंसी देख लिया आपने। अब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है 18, वो किस क्लास की है इसकी, तो ये आ गया आपके पास मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के ऊपर आपने बिल्कुल अच्छी प्रकार से फोकस करना है। कर लोगे मॉडल क्लास के ऊपर फोकस, तो ये बन गई मॉडल क्लास। अब यहां से सब कुछ मिल जाएगा आपको। सबसे पहले निकालोगे एल। एल का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास है, इसकी लोअर लिमिट कितनी होगी आपके पास 4000। उसके बाद F1, F1 का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 18। उसके बाद क्या है F0, 0 का मतलब है मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। इससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास 4। F2, F2 का मतलब है मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। इसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास 9। H, लेंथ ऑफ इंटरवल देख लो कितनी है, H की वैल्यू कितनी है आपके पास 1000। तो सारी चीजें मिल गई आपको, सारी चीजें इस फॉर्मूले में यूज करो तो मोड। तो फॉर्मूला आपको पता है L, L मतलब 4000 प्लस F1, F1 की वैल्यू आपने निकाल रखे 18 माइनस F0, F0 की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 बाय 2 टाइम F1 यानी कि 36 माइनस F0 यानी कि 4 माइनस F2 यानी कि 9 इंटू लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी है आपके पास 1000। तो बस ये कैलकुलेशन आपने करनी है। देखो कैलकुलेशन कितनी मिलेगी आपको, ये 4000 प्लस कितना बच गया ये 14 और ये है 1000 के साथ 14000 बाय कितना बच गया ये 23। अब कैलकुलेशन करना है। अब कई बार बच्चे इसको डिवाइड करने लग जाएं। जब भी आप कैलकुलेशन करो डिवीजन की बजाय फ्रैक्शन में छोड़ दो आप, फ्रैक्शन में ज्यादा सही आंसर मिलेगा आपको। तो इसके साथ प्रोडक्ट कर दियो, 23 और 4 की प्रोडक्ट 92,000, 92 ये और 14 ये, तो कितना आ जाएगा 106,000 बाय 23। बस यहां तक छोड़ दो आंसर, आपने डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी बढ़िया फॉर्म है आंसर की। तो ये था आपके पास मोड से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद एक आर्टिकल और पेंडिंग है आपका मीडियन।
तो उसके बाद देखिए आप मीडियन। उसके बाद देखिए आपके पास इस चैप्टर का जो लास्ट आर्टिकल है वो है मीडियन। अब सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मीडियन का फॉर्मूला किसके इक्वल है? L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ये तो फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा। L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, सी एफ ये एक नई चीज आई है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, और H लेंथ ऑफ इंटरवल वही है। N क्या है? फ्रीक्वेंसीज का जोड़। तो ये आपके पास चीज है। अब इसमें एक नई चीज आई है मीडियन क्लास। जैसे पिछले क्वेश्चन में था मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब क्या है? वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसको तो बोलोगे मॉडल क्लास। और अब जो आपके पास ये क्वेश्चन है ये क्या है? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का मतलब वो क्लास जिसके अंदर आपकी मीडियन है उसको क्या बोलोगे आप? मीडियन क्लास। तो अब मीडियन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके पास, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपने क्या करना है? इसके अंदर x और y की वैल्यूज निकालनी है। x और y की वैल्यू आपने निकालनी है और मीडियन आपको गिवन है। जैसे आपने फ्रीक्वेंसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाली थी वैसे ही यहाँ पे x और y की वैल्यू आपने निकालनी है। मीडियन आपको दे रखी है क्वेश्चन में। मीडियन कितनी है आपके पास? 28.5। अब वही है जैसे मीन का क्वेश्चन था, आप खुद निकालोगे मीडियन, इसने मीडियन दे रखे और इन सभी फ्रीक्वेंसीज का जोड़ इसने कितना दे रखा है? इन सभी का जोड़ आपको गिवन है 60। ये है क्वेश्चन। इंटरवल है, फ्रीक्वेंसीज का जोड़ कितना है? 60। तो सबसे पहले तो आप एक नई चीज आई है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाओगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करके लिखना, इकट्ठा करके। जैसे 5 के सामने क्या लिखोगे? 5। अभी इन दोनों को इकट्ठा कर दो, कितना आ गया? x प्लस 5। तीनों को इकट्ठा करो, x प्लस 25। अब चारों को इकट्ठा कर दो, x प्लस 40। 5 को इकट्ठा कर दो, x प्लस y प्लस 40। सभी को इकट्ठा कर दो, x प्लस y प्लस 45। ये आ गया इन सभी का जोड़। इन सभी का जोड़ कितना आ गया? x प्लस y प्लस 45। लेकिन इसने भी दे रखा है इन सभी का जोड़ कितना है? 60। अब आपके पास दो अननोन है, एक तो x और एक y। दो अननोन है तो आपको सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन होनी चाहिए आपके पास। तो एक इक्वेशन तो यहीं से मिल जाएगी क्योंकि इन सभी का जोड़ इसने कितना दे दिया? 60। आपके पास जोड़ कितना है? x प्लस y प्लस 45। दोनों क्या मिलेंगे आपको? इक्वल। x प्लस वाई प्लस 45 इक्वल टू 60। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। एक इक्वेशन तो मिल गई x और y के अंदर। दूसरी इक्वेशन आप मीडियन का यूज करके निकालोगे। अब मीडियन इसने कितनी दे दी? इसने दे रखी है मीडियन कितनी दे दी इसने? मीडियन 28.5। लेकिन आप भी निकाल सको, आपके पास फॉर्मूला है मीडियन का तो आप निकालोगे। अब आप अपना तरीका था मीडियन निकालेंगे तो मीडियन निकालने के लिए आपको मीडियन क्लास का पता होना चाहिए। मीडियन कितनी है? 28.5। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी? वो क्लास जिसके अंदर मीडियन है। इनमें से वो क्लास बताओ जिसमें 28.5 मिलेगा। इसके अंदर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब मीडियन कितनी है? 28.5। 28.5 इस क्लास में है आपके पास, इस क्लास के अंदर है 28.5। तो ये बन गई आपकी मीडियन क्लास। बस क्वेश्चन उसके बाद खत्म है। तो ये मीडियन क्लास है L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितनी आ गई? 20। F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। उसके बाद है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, किसकी? मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की। इसका ध्यान रखियो, प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, इससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी x प्लस 5। और उसके बाद क्या है? H लेंथ ऑफ इंटरवल कितना है आपके पास? देख लो 10। N का मतलब क्या है? सभी फ्रीक्वेंसीज का जोड़। सभी फ्रीक्वेंसीज का जोड़ कितना है आपके पास? 60। तो सारी चीजें हैं इसमें, यूज करो। आप निकालो मीडियन। अब आप निकालो मीडियन। फॉर्मूला जरूर लिखना है, n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। तो आपके पास L लोअर लिमिट कितनी है? 20 प्लस n/2 n 60/2 30 माइनस सी एफ क्या है? x प्लस 5। तो माइनस x प्लस 5। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास? 20। लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी है आपके पास? 10। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। 20 प्लस ये कितना बच जाएगा आपके पास? 25 माइनस x/2। ये आ जाएगा। चाहो तो इसको सोल्व कर लो। ये आ गई आपकी मीडियन 40 प्लस 25 माइनस 2। ये तो आपने निकाली है मीडियन, लेकिन साथ में इसने भी तो दे रखे मीडियन, तो दोनों के मिलेंगे इक्वल। इसने कितने दे रखे मीडियन? 28.5।
तो जो इसने देखे मीडियन, जो आपने निकाली है, दोनों क्या मिलेंगे? इक्वल टू। यहाँ पे आके क्या मल्टीप्लाई 57। ये कितना बच गया आपके पास? 65 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स को लेफ्ट में ले आओ, तो 65 माइनस 57 तो कितना बच जाएगा आपके पास? 8। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 8। एक्स की वैल्यू यहाँ पे यूज कर लो, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 15। एक्स की जगह 8 यूज करोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 7। एक्स और वाई की वैल्यू ही आपने निकालनी है, निकाल दोगे। तो ये आपके पास प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, टर्म्स के मतलब पता होना चाहिए, इजिली आप कैलकुलेशन कर सकोगे। तो ऐसे आपने मीडियन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है, उसके बाद आपके पास देखिए आपने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लिया। अब एक और चैप्टर है आपके पास, सेकंड जो फोर्थ चैप्टर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उससे रिलेटेड भी कुछ 2-3 आपके पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आप यहाँ पर डिस्कस करोगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। आपके पास क्या है? दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका जोड़ तो आपके पास है 27 और जिनकी प्रोडक्ट क्या है आपके पास? 182। वैसे तो ये दो वेरिएबल है, दो ही इक्वेशन है। चाहो तो थर्ड चैप्टर भी यूज करने के बारे में आप सोच सकते हो, लेकिन आप यूज नहीं कर सकोगे, क्योंकि थर्ड चैप्टर को अगर आप ध्यान से देखो, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन थी, यहाँ पे ये इक्वेशन लीनियर नहीं है। तो आप क्या करेंगे? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके ना क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के आपके पास दो मेथड हैं, एक है फैक्टराइजेशन और दूसरा है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो दोनों मेथड्स को आप 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे आप? सबसे पहले यहां से x या y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 182 बाई एक्स। y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दियो, तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई की जगह 182 बाई एक्स इज इक्वल टू 27। एलसीएम ले लो या सभी को x से मल्टीप्लाई कर दो, हर एक टर्म को x से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 182 x इज इक्वल टू 182 इज इक्वल टू 27x। एक साइड कर लो सभी टर्म। तो ये अब आपके पास ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के दो मेथड हैं, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर फैक्टर इजीली बन रहे हैं तो फैक्टराइजेशन यूज करोगे, इसके फैक्टर काफी इजीली बन जाएंगे। दो ऐसे फैक्टर बनाओ जिनकी प्रोडक्ट आनी चाहिए 182 और जोड़ आना चाहिए -27। अब 182 से रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। तो इसके फैक्टर आपने डायरेक्ट ही ध्यान रखने हैं। 182 के फैक्टर क्या मिलेंगे आपको? 13 और 14। तो एक फैक्टर बन जाएगा -13 और एक फैक्टर बन जाएगा -14। तो देखो यहां से x कॉमन आ गया, कितना बचेगा? x -13। सिंप्लीफिकेशन है, -14 कॉमन ले लियो, x -13 टोटल में से x -13 x -14 इक्वल्स टू 0। दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, दोनों में से एक नंबर को 0 होना पड़ेगा आपके पास, या तो x -13 0 या x -14 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 13, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 14। तो दो वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू यहां पे यूज करो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 182 बाई 13, यानी कि y की वैल्यू आ गई 14। और अगर 14 यूज कर रहे हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 13। तो ऐसे आपने x और y दो नंबर्स को कैलकुलेट करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन मेथड आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, ठीक है। ये तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लिया। अब एक क्वेश्चन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके भी सोल्व कराएंगे, ताकि दोनों प्रोसेस आपको इजीली क्लियर हो जाए। लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने से पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं आपके पास। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है आपके पास? क्वाड्रेटिक, सबसे पहले तो फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। एग्जाम में कई बार तो यही पूछ लिया, राइट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जैसे सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, या फिर अलग अलग फॉर्मूले पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। ये है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छे प्रकार से याद करना है सभी ने। ये कब यूज करोगे? अगर आपसे फैक्टर नहीं बन रहे तब इसकी कोशिश कर लो, ठीक है। तो अब इसको यूज करेंगे क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और देखो आप, आपके पास है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है आपके पास? एक राइट एंगल ट्राइंगल। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल बना लो आप, किसी भी तरीके से बना इसको राइट एंगल ट्राइंगल ABC। क्वेश्चन काफी आसान है, जिसका हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है आपको? 13।
और जिसका जो एल्टीट्यूड है, वैसे तो ज्यादा डिटेल से हम बेस और एल्टीट्यूड, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज है वो तो फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, लेकिन बेस और एल्टीट्यूड वो चेंज होते रहते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जब आप हाफ ईयरली एग्जाम के बाद आप मिलोगे तो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बिल्कुल अच्छी प्रकार से बताएंगे कि कौन सी साइड आपके पास बेस है और कौन सी साइड आपके पास एल्टीट्यूड है। फिलहाल के लिए आप क्या सोच सकते हो, ये मान लिया आपके पास बेस है, ये एल्टीट्यूड है, तो क्या है आपके पास जो एल्टीट्यूड है वो बेस से कितना है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर आपने बेस मान लिया x, तो एल्टीट्यूड की जगह 7 सेंटीमीटर कम। अब आपने बेस और एल्टीट्यूड निकालने हैं, ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पहले क्या करोगे, जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको क्या करोगे, इक्वेशंस में चेंज करोगे। ये बिल्कुल आसान प्रोसेस होती है आपके पास। मैथ का मतलब क्या है, चीजों को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना। जो आपकी थ्योरेटिकल चीजें हैं, आसपास चीजें हैं, इक्वेशन में उसको सोल्व कर, इक्वेशन में चेंज करेगा और उसको सिंप्लीफाई करना, यही काम आप करोगे बार बार। तो अगेन जो ये इंफॉर्मेशन है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो। अब इक्वेशन राइट एंगल ट्राइंगल में इक्वेशन कहां से मिलेगी आपको, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको इक्वेशन मिलेगी पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ रखी है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके इक्वल मिलेगा आपको, जो बाकी दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, इन दोनों साइड्स का स्क्वायर्स का सम, यानी कि x स्क्वायर और x माइनस 7 का स्क्वायर किसके इक्वल मिलेगा आपको, 13 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो इसको, a माइनस बी का स्क्वायर खोल दो, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है, ये आ जाएगा आपके पास। तो देखो कितना आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको सिंप्लीफाई करोगे माइनस 122 से डिवाइड कर दियो, x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60। अब वैसे तो इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। प्रोडक्ट आने चाहिए माइनस 60, सम आना चाहिए माइनस के 7, तो फैक्टर क्या बनेंगे, प्लस का माइनस का तो 12 और प्लस का 5। लेकिन अब हम फैक्टराइजेशन का यूज नहीं करेंगे, वो प्रोसेस यूज करोगे। तो उसको इसके साथ कंपेयर करो इक्वेशन को, a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -60, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज करो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, यहां से एक बार तो फॉर्मूला लिखोगे -b प्लस माइनस, फॉर्मूला जरूर लिखना आपने। बार बार आपको चीजें बोली जाए कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो फॉर्मूला जरूर लिखना है, क्योंकि अगर आपकी सारी कैलकुलेशन भी गलत है तो फॉर्मूला के अलग से मार्क्स हैं आपके पास, जरूर मिलेगा आपको नंबर। तो फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में जरूर अप्लाई करना आपने। तो अब वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू कितनी है -7, इसको सिंप्लीफाई करना है, b का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac कितना आ जाएगा 240, माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, बाय 2a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। तो अब देखो कितना आ गया आपके पास 7 प्लस माइनस, ये कितना आ गया, दोनों को ऐड करोगे 289, और 289 का स्क्वायर रूट आपको पता है ये कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस 289 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 17/2। अब यहां से x की दो वैल्यूज मिलेंगी आपको, एक बार तो प्लस साइन यूज करोगे और एक बार माइनस साइन। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, जब प्लस साइन यूज करोगे 24/2 यानी कि 12, और जब माइनस साइन यूज करोगे तो x की वैल्यू क्या होगी -5। नॉट पॉसिबल, -5 तो पॉसिबल है नहीं, क्यों, क्योंकि जो साइड्स हैं साइड्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। x की वैल्यू 12 आएगी, बेस कितना मिलेगा आपको 12, तो यहां से बेस कितना आ जाएगा आपका, बेस आ गया 12, और एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, एल्टीट्यूड और बेस आपने निकालने से 12 में से 7 माइनस कर दियो 5, तो बेस आएगा 12, एल्टीट्यूड आएगा आपका 5। तो ऐसे आपने अब की बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज किया है x की वैल्यू निकालने के लिए। तो एग्जाम में कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, चाहे क्वाड्रेटिक चाहे फैक्टराइजेशन, लेकिन अगर उसने बोल दिया कि क्वाड्रेटिक यूज करो तो आपकी मजबूरी है क्वाड्रेटिक ही यूज करना है। अगर उसने बोल दिया फैक्टराइजेशन यूज करो तब भी आपकी मजबूरी है फैक्टराइजेशन ही यूज करना है, अदरवाइज आपकी इच्छा है। मेथड दोनों आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट के अंदर क्या है आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट, एक वर्ड है डिस्क्रिमिनेंट, इसको डी से रिप्रेजेंट करोगे। इसके ऊपर भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया वो। सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है ये पता होना चाहिए। जो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है, रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो है डिस्क्रिमिनेंट। कई बार बच्चे गलती तो रूट को भी साथ में उठा लें, तो रूट को नहीं उठाना, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये है डिस्क्रिमिनेंट। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और आपसे डिस्क्रिमिनेंट पूछ लेगा, तो फॉर्मूला क्या हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट डायरेक्ट पूछने की बजाय एक इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, नेचर ऑफ रूट्स। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स का नेचर कैसा है, आपने देखा होगा जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या जीरोस निकालो, मतलब x की वैल्यू निकालो,
तो कैसी वैल्यू मिला है, जैसे यहाँ पे तो दोनों वैल्यू अलग अलग थी, 12 और -5, यहाँ पे भी अलग अलग हैं। कई बार ऐसा भी होगा आपके पास कि दोनों वैल्यू क्या मिलेंगी आपको, इक्वल। और कुछ केसेस ऐसे भी मिलेंगे आपको जिसमें कि x की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो वो तीनों केसेस आपके डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे। इसको बुलाना पे नेचर ऑफ रूट्स। तो रूट्स के आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के 3 नेचर हैं। एक, इफ डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट रियल मिलेंगे, डिस्टिंक्ट मिलेंगे। दूसरा केस है, अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ऑब्जेक्टिव के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इक्वलिटी वाला, क्योंकि यहां से आपकी यूनिक वैल्यूज मिलेंगी आपको, और जो यूनिक चीजें हैं वो मैथ के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके पास। और थर्ड है आपके पास, डी की वैल्यू लेस देन 0, नो रियल रूट्स। तो जब भी रूट्स का डिस्कस करना है तो आप डी के ऊपर डिस्कशन करोगे। तो जैसे हमने पहले बताया था, एग्जाम के लिए ये जो केस है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से यूनिक आंसर मिलेंगे आपको। तो इसी के ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन है आपके पास एक और। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास इससे रिलेटेड, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसके रूट्स क्या है, इक्वल। के की वैल्यू आपने निकालनी है। तो क्या है क्वेश्चन, ये है कोई इक्वेशन, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, रूट्स इक्वल हैं, के की वैल्यू निकालनी है। तो इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन के साथ, ए की वैल्यू आएगी 2, बी की वैल्यू आएगी k, सी की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब आप लिखोगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब रूट्स इक्वल है तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, मतलब डी की वैल्यू 0 दे रखी है आपको, आपने क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो अब डी की वैल्यू 0 इसने दे रखी है, आप निकालो, b² माइनस 4ac 0 के इक्वल। डी की वैल्यू कितनी है, k² माइनस 4ac। तो यहां से k² की वैल्यू कितनी आ गई, दूसरी साइड जाओगे तो प्लस का जाओ, 4 × 2 × 3। अब k की वैल्यू निकालनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप स्क्वायर रूट लेओगे, प्लस और माइनस साइन दोनों यूज करने हैं आप, विशेष ध्यान रखोगे इसका। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस माइनस, जब स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे 4 का रूट कितना आ जाएगा 2। तो ये आ गया आपका आंसर। k की वैल्यू कितनी आ गई, +-2√6। प्लस माइनस साइन जरूर लगाना आपने, ठीक है। तो ये था आपके पास नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड काफी अच्छा क्वेश्चन, कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो कैसे आप k की वैल्यू निकालोगे। तो ये थे हमारे पास, आपके पास जो हाफ ईयरली के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सीरीज के अंदर काफी ज्यादा सेक्शन हमने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी एक दो चैप्टर है आपके पास, ट्राइंगल वाला चैप्टर, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप देखना चाहो तो एक है आपके पास थेलस थ्योरम्स का प्रूफ, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और थेलस थ्योरम से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो आप चाहो तो थेलस थ्योरम को वहां से तैयार कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास टाइम काफी कम था, लिमिटेड टाइम होने के कारण उस चैप्टर को अभी हम कवर नहीं कर पाए, उसके लिए थोड़ा सा अफसोस है। लेकिन आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो सारा हमारा सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन, उसको कवर करेंगे। और जैसे ही आपके हाफ ईयरली एग्जाम खत्म होंगे उसके बाद हम एक बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का, ट्रिग्नोमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर की वीडियोस, एक भी वीडियो किसी भी बच्चे ने मिस नहीं करनी, क्योंकि मैथमेटिक्स का बेस है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री। जैसे बार बार आपको बोला जा रहा है, मानव शरीर के अंदर हार्ट का जो काम है, मानव शरीर के अंदर जो काम हार्ट का है, मैथमेटिक्स के अंदर वही काम ट्रिग्नोमेट्री का है। तो आने वाले समय में हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर काफी अच्छी वीडियो बनाने जा रहे हैं। जिस भी बच्चे को आगे मैथ कंटिन्यू करना है तो ट्रिग्नोमेट्री उसने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक मैथ आपका ट्रिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट होगा। ट्रिग्नोमेट्री के बगैर आप आगे मैथ कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तब तक आप अपने जो हाफ ईयरली उसकी अच्छी प्रकार से तैयारी करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।